हेलो, कैसे बच्चों। तो कल जो लेक्चर था लास्ट वाला वर्क एनर्जी थ्योरम पर, तो पढ़ के मज़ा आ गया होगा। क्वेश्चंस आपने कुछ किए होंगे, सोल्व किए होंगे, तो उम्मीद है इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो रहे होंगे आपसे। ऐसा है कि नहीं है? तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कल वाला जो लेक्चर था उसको रिवाइज़ कर लिया होगा, उसके क्वेश्चंस कर लिए होंगे बेटा। हाँ, ये डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्या लगता है, डिसिप्लिन जो होता है हमारी लाइफ में, वो हमें फ्रीडम देता है या फिर फ्रीडम को हमें मतलब हमसे दूर करता है? फ्रीडम का मतलब क्या है कि हम लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, राइट। अगर मान लो आपके लाइफ में ये डिसिप्लिन नहीं है कि जो आज का काम है, जो आज की पढ़ाई है, वो आज ही हमें करनी है, अगर ये नहीं है तो बेटा ऑब्वियस सी बात है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा। और अगर आप में ये डिसिप्लिन है कि आप आज का काम आज ही फिनिश करेंगे, आज की पढ़ाई आज ही ख़त्म करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में डिसिप्लिन है और आपकी जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो आपकी एंजॉय करने वाले हो आप। नहीं तो क्रैक नहीं कर पाए, कुछ ऐसा ही करते रहोगे, मीडियोकर करते रहोगे, तो क्या होगा, रेस्ट ऑफ लाइफ स्ट्रगल में बीत जाएगी। समझ में आ रही बात? तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन हमें लाइफ में फ्रीडम देता है, हमारी फ्रीडम को ख़त्म नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। कुछ बच्चों को लगता होगा कि हाँ, डिसिप्लिन रहना मतलब डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया कि किस टाइम पे हमें क्या काम करना है, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं, मतलब पढ़ने हैं, है ना। उसको हम क्या ऐसे नहीं करते कि हाँ ठीक है कल पढ़ लेंगे ना, यार आज तो मन कर रहा है एंजॉय करने का यार कल। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि नहीं, मन करेगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। क्या हमारे पास तो पूरी फ्रीडम है। ये फ्रीडम नहीं है बेटा। फ्रीडम आपकी वो है जो आपको लाइफ को एंजॉय करने में मिलती है। अभी हो सकता है कुछ दिन आप एंजॉय कर भी लो, अगर आपको ऐसे ही एंजॉयमेंट में मजा आता है ना, लेकिन जो रेस्ट ऑफ योर लाइफ है वो स्ट्रगल में बीतने वाली है। इसलिए डिसिप्लिन रहना, आपके लाइफ में डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखना, आज का काम आज ही ख़त्म करना है, आज की प्रैक्टिस आज ही ख़त्म करनी है, राइट। उसको कल पे नहीं छोड़ना है। यही जो है, यही कंसिस्टेंसी आपको और ये डिसिप्लिन आपको क्या करवाएगी, एग्ज़ाम क्रैक करवाएगी आपसे। और जो आपके रेस्ट ऑफ लाइफ है उसमें आप एंजॉय करने वाले हो। अगर नहीं कर पाए तो स्ट्रगल में बीतेगी लाइफ। किसका क्या बिगड़ने वाला है, आप ही जिम्मेदार हैं, है ना। हाँ चलो, तो कल का लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखो, कल हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में ये देखा था कि जो वर्क W है, वर्क डन है, दैट इज इक्वल टू डेल के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब और कुछ भी मत समझना यहाँ पे, सिर्फ इतना सा है, हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल स्क्वायर, राइट। हाँ, कि डेल के इसके इक्वल है, उसके इक्वल है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा सा मतलब है काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी किस में कैसे डिफाइन होती है, हाफ mv स्क्वायर, वेलोसिटी और मास से डिफाइन होती है बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन नंबर, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, राइट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट किसके लिए थी, ये हमारे जब हम बॉडी को क्या मानते हैं, पार्टिकल कंसिडर करते हैं, पार्टिकल के लिए या फिर बॉडी या ऑब्जेक्ट, राइट, या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। और जो सेकंड इक्वेशन हमने की थी कंसिडर, कौन सी थी, कल हमने डिस्कस भी किया था कि जिन बच्चों का इनका अंतर समझ में आता है, इसका मतलब ये है कि उन बच्चों का थोड़े कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, राइट। सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, जिसमें WC प्लस WNC अलग अलग टर्म है तीनों, है ना। तीन तरह का वर्क आ गया, यहाँ पे सिर्फ एक वर्क है, और ये वर्क हमारा कौन सा है, एक्सटर्नल वर्क है। कौन सा है, W एक्सटर्नल। तो ये यहाँ पे W एक्सटर्नल के साथ में क्या आ गया, WC वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये दोनों कैसे हैं, इंटरनल फोर्सेज हैं। ये हमने कल भी किया था ना, हाँ, इंटरनल फोर्सेज है ना। कौन से, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, अलग अलग हो सकते हैं। W एक्सटर्नल आपका कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल लिखा ही है बेटा। और ये डेल के इक्वल टू क्या है, हाफ वही mv फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर, राइट। ये जो इक्वेशन हो गई, ये हमारी सिस्टम के लिए है। किसके लिए है, सिस्टम। और सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ बॉडीज है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, या ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट है।
क्लियर है? सिस्टम और ऑब्जेक्ट या फिर कहें कि रिजिड बॉडी, ये सब डिफरेंस हमने कल लास्ट वाले लेक्चर में भी समझा था, इससे पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, यहाँ पर अब देखो WC जो है ये हम कह रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स है। WNC, अच्छा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ये क्या होते हैं, चलो इनको भी डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर देखो, चलो ये देखते हैं, ये इक्वेशन क्या आ रही है हमारी, WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल के। बेटा ये इक्वेशन ध्यान रखना, इस इक्वेशन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप इस मेथड से वर्क एनर्जी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हो तो आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा। इसके अलावा आप कोई भी गलती नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने और दूसरे मेथड से अप्लाई किए, मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे मेथड से आप करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है ना। कन्फ्यूजन कैसे है कि बच्चा यहाँ पे कहेगा सर ये नहीं, हम तो इसको प्लस डेल यू या फिर हाँ ये बात करेगा, लेकिन ये जो डेल यू जुड़ता है बेटा इसमें ऐड करते हैं, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है। ये आपका ऐसे नहीं है कि आपने उठाया और इसको ऐड कर दिया। जो बेसिक इक्वेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम वो आपकी ये वाली है। तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, अब इतना समझ लो कि जो कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है ये WC होता है हमारा किसके इक्वल, माइनस ऑफ डेल यू। और डेल यू क्या है, डेल यू है आपका चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, किसके लिए है ये आपका WC फॉर कंजर्वेटिव फोर्स ओनली। हमने कल बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी का रोल केवल जब आता है जब सिस्टम हो, है ना, जब सिस्टम में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो, एक से ज़्यादा बॉडीज हो और उसके साथ में क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हो। कंजर्वेटिव फोर्स कैसे होते हैं बेटा, कंजर्वेटिव फोर्स आपके इंटरनल फोर्स होते हैं, है ना, सिस्टम के इंटरनल फोर्स होते हैं। अभी इन पर बात करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो ये समझ में आ गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के रिस्पेक्ट में डिफाइन नहीं होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैलिड पॉइंट है। ठीक है, हाँ, तो अब ये देखो, और ये रिलेशनशिप भी बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये होता है। ये अभी ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, राइट। केवल कंजर्वेटिव फोर्स के काम, पोटेंशियल एनर्जी में ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है सिस्टम की में, मैं कह रहा हूँ पार्टिकल के में नहीं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आता है ना, हाँ, या मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन ही तब होता है जब आपका पार्टिकल, मतलब पार्टिकल क्या हो, एक से ज़्यादा हो, सिस्टम हो। ठीक है, हाँ, तो वो अलग अलग पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो डिफाइन होती है, उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होती है, दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऐसे डिफाइन नहीं होते कि हवा में डिफाइन कर देते हैं हम उसको कि हाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करते हैं और इसी वजह से उनको कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं और क्वेश्चन आपके आते हुए क्वेश्चन भी वो गलत कर देते हैं। वो सारी वैल्यू सही रखते हैं, सारा सब कुछ ठीक रखते हैं, लेकिन जो कंटेक्स्ट, जिस कंटेक्स्ट में वो यूज करने वाले हैं इक्वेशन को, उस कंटेक्स्ट को वो क्या करते हैं, मिस कर देते हैं बेटा। ठीक है, हाँ, और उसकी वजह से गलती हो जाती है। तो ये देखो, ये हमें समझ में आ गया, ये क्या है आपका WC, जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू। तो ये आप माइनस ऑफ डेल यू कर सकते हैं यहाँ पर, अब हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो ये देखो ठीक है बेटा, हाँ, WC की जगह हमने माइनस ऑफ डेल यू कर दिया, माइनस ऑफ डेल यू दैट इज प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल एंड दैट इज इक्वल टू डेल के, राइट। और इसको क्या माइनस है तो इसको इधर लेके चले जा सकते हैं। एनर्जी ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी है आपकी, राइट। तो दोनों को एनर्जी को एक साथ रख देते हैं। सो WNC वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज दैट इज इंटरनल फोर्सेज बाय प्लस W एक्सटर्नल फोर्स, ये किसके लिए है, ये तो समझ में ध्यान भूलना नहीं है, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइट। किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं।
एक बॉडी की काम बात नहीं कर रहे हैं हम ना, हाँ, तो इसलिए इंटरनल फोर्सेज आ गए। जब सिस्टम होगा तो ही इंटरनल फोर्सेज आएंगे बेटा। ये डेल के प्लस डेल यू, माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या हो गया, डेल के क्या आएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस डेल यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, राइट। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अगर हम ये कहें कि सिस्टम में कोई भी फोर्स काम नहीं कर रहा है, किसके अलावा, कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा, राइट, दैट मीन्स कि उसमें नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो जीरो है। इंटरनल फोर्स जो हो गया ना नॉन कंजर्वेटिव, वो जीरो है, और सिस्टम पर कोई भी क्या एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स जब कोई फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टर्म है, कौन सी, ये टर्म, ये आपकी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, राइट। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है कोई भी, तो ये भी जीरो हो गई, दोनों टर्म जीरो हो गई ना। सो क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, सिंपल सी बात है, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज, फोर्स और फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम, एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम पर, अब ये सिस्टम कई बार वर्ड आ गए ना, हाँ चलो इसी को डिस्कस करेंगे। अगर ऐसा है तो क्या होगा, देखो देन क्या होगा बेटा हमारी इक्वेशन में, डब्ल्यू एन सी इजक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल इज ऑल्सो जीरो, राइट। तो बचा क्या, देखो ये इक्वेशन देखो, ये जीरो इजक्वल टू ये हो गया, ओके। सो जीरो इजक्वल टू, ये इक्वेशन कैसे बन गई, यू डेल के मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। क्लियर है, देखो फिर से समझ लो, ये है ये इक्वेशन, हमने सिर्फ यहाँ पे डब्ल्यू एन सी की वैल्यू जीरो कर दी और डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू जीरो कर दी, और एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया वो हमारा किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ डेल, सॉरी एक्सटर्नल नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स ने, इंटरनल फोर्स जो कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स है उसने जो वर्क किया वो डेल यू हो गया, ठीक है। हाँ तो ये देखो ये आ गई इक्वेशन, और इसको हम सोल्व करते हैं तो देखो फाइनल वाली टर्म्स एक साथ कर लो और नेगेटिव जो इनिशियल वाली टर्म्स है वो एक साथ कर लो बेटा। तो ये माइनस का है तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस U1 है इसको भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो क्या हो गया, +1 हो जाएगा। सो क्या हो गया, बेसिकली KI प्लस UI इजक्वल टू KF प्लस UF। मतलब क्या हुआ, इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है उनका सम फाइनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल है, और ये जो टर्म होती है इसको हम बोलते हैं, ये जो टर्म हो गई इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ये आपकी इनिशियल हो गई, I फॉर इनिशियल, F फॉर फाइनल। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रिंसिपल हो गया। मतलब बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एक एप्लीकेशन हो गई। लेकिन ये कब है, जब ये ट्रू है, किस केस में बेटा, वापस मैं कह रहा हूँ, ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दी बॉडी, ऑन द सिस्टम, राइट, तभी ट्रू है ये। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गए तो क्या होगी इक्वेशन हमारी ये वाली काम आएगी, राइट। ये इक्वेशन काम में नहीं आएगी। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, ज़्यादातर बच्चे बिना देखे कि फोर्स कैसा, उस पर सिस्टम पे जो फोर्स काम कर रहा है वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, वो बिना देखे बिना सोचे समझे सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल यूज करते हैं, और इसकी वजह से उनकी गलतियां होती है क्वेश्चन में, राइट। समझ में आ रही है बात। या फिर वो क्या काम करते हैं, वो यहाँ पर ये कंजर्वेटिव फोर्स की वर्क
यहाँ पर भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क लिख देते हैं यहाँ पर, है ना, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है इसका भी लिख देते हैं, और इधर डेल के प्लस डेल यू कर देते हैं बच्चे। ये गलतियाँ कर देते हैं बेटा, क्योंकि उनको लगता है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये इक्वेशन होती है। लेकिन ध्यान रखना, जब ये आ गया तो डब्ल्यू सी को ही हमने इसकी जगह पे लेके गए हैं यहाँ पर। और अगर सब तरह के वर्क की बात करते हैं, हाँ, अगर हम डेल यू को भूल जाओ, मत रखो डेल यू की वैल्यू कुछ भी, सिर्फ वर्क निकालो, जो भी फोर्स काम कर रहे हैं उनकी वजह से वर्क निकालो, टोटल वर्क कर लो, और टोटल वर्क को हमारे पास किसके इक्वल रख दोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। बेटा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, बार बार समझा रहा हूं ताकि आपकी गलती नहीं हो किसी तरह की भी, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, क्या कर रहा हूं मैं, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, एक्सटर्नल फोर्स है ना, कैसे भी फोर्स है आपका, क्योंकि दोनों तो इंटरनल फोर्स होगा ना, इंटरनल टाइप कोई भी फोर्स काम कर रहे हैं या एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहे हैं, उनके उन फोर्सेज के से जितना भी वर्क मिल रहा है, हमें वर्क हो रहा है सिस्टम पर, वर्क आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कैसा भी वर्क हो ना, और फोर्स आपके कांस्टेंट हो, वेरिएबल फोर्स हो, या फिर आपका कैसे हो 1D फोर्स हो या 2D फोर्स हो, कैसे भी फोर्स हो, उनकी वजह से जितना भी वर्क हो रहा है उस वर्क को हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे इक्वेशन में, ठीक है। सबको प्लस है तो प्लस साइन के साथ में रखेंगे, माइनस है तो माइनस साइन के साथ में रखेंगे, और जो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है उसके बराबर रख देंगे। सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी चेंज है वो हम क्या करेंगे, आपका इस साइड में रखेंगे, राइट साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड में रखेंगे। ये अगर आप करते हो, इस अप्रोच से अगर आप क्वेश्चन को डील करते हो, तो यकीन मानो आपका कोई गलती होने के चांस बचेंगे ही नहीं किसी भी तरीके के। बाकी सब इक्वेशन को भूल जाओ, आप सिर्फ ये इक्वेशन याद रखो, है ना। हाँ, और जब सिस्टम नहीं है, एक बॉडी का केस ले रहे हैं, तो हमारा W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल के वाला वो इक्वेशन याद रखनी है हमें। इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है, बाकी सारा कन्फ्यूजन सब खत्म हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन सीधा बनता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, आपका माइनस ऑफ WC, या फिर WC इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स के, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के कारण ही पोटेंशियल एनर्जी कम होती है या ज़्यादा होती है, मतलब या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, यानी कि एनर्जी कैसी हो गई, उसको सिस्टम को वर्क हो रहा है, तो वर्क कैसा हो गया, पॉजिटिव। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। हाँ, उस केस में वर्क, अगर फोर्स जो पर वो एक्सटर्नल फोर्स की बात होगी ना सिस्टम पर वर्क, अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो इंटरनल वर्क मतलब इंटरनल फोर्स होते हैं। और अगर हम उसमें भी अगर बॉडी की बात करते हैं तो उस बॉडी पे जो कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया, मतलब सिस्टम की एक पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, वो आपका उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है बेटा। ये सिंपल लॉजिक समझ लो बस, केवल आपको तो इतना समझ में आना चाहिए कि भैया WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल के, बस। और ये अलग अलग वैल्यू आप निकाल लोगे। चलो इसको एप्लीकेशन देखते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, एप्लीकेशन देखें, चलो ठीक है, करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखो, इसमें क्या हो रहा है कि हम ये मानते हैं, हमने WC देखा ना, WC कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स ना, चलो कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं बेटा, हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब सिंपल सा इतना है कि ऐसे फोर्स, पहली बात तो ये समझ लो कि ये इंटरनल फोर्स है सिस्टम का, मतलब जब दो बॉडी इंटरेक्शन में आती है उसी टाइम पर आपका ये फोर्स काम करता है। एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होते हैं। अगर आप ये सोचोगे, अगर आप एक बॉडी की बात कर रहे हो, अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने एक बॉडी को ही अपना सिस्टम माना हुआ, मतलब एक बॉडी की बात कर रहे हो तो वहाँ पर इस पर लगने वाले जितने भी फोर्स होंगे, देखो उसके अंदर में जो पार्टिकल्स के बीच में है उन फोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। वो पार्टिकल्स में जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगा आपस में, तब तक उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा ना, किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं होगा, कोई एनर्जी का चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो वो बॉडी, रिजिड बॉडी कि कोई मूवमेंट है किसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, कोई फोर्स काम बाहर, तो वो सब सारे एक्सटर्नल फोर्स होंगे, ठीक है। अगर मैं इस बॉडी की बात करूँ, इसको ही कंसिडर मैं करता हूँ,
तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स भी है वो क्या हो गया इसके लिए, mg, जो नीचे की तरफ लग रहा है इस पर, राइट, नीचे की तरफ लग रहा है ना, हाँ, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो हमारा इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स हो गया, राइट। लेकिन अगर मैं इसकी बात, तो हम क्या करेंगे, चलो ये भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो कंजर्वेटिव फोर्स हम ये समझ लेते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है, क्या वर्क डन होता है, वो आपका पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये भी कैसे होता है ये हम समझेंगे, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राइट, पहला पॉइंट ये समझ लो। और ये पाथ इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो साइक्लिक पाथ हो गया, फॉर साइक्लिक पाथ है ना, मतलब बॉडी ने, अच्छा ये पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब समझ गए, डिस्प्लेसमेंट वाली जो कहानी थी ना, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है वो आपकी पाथ इंडिपेंडेंट है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है। ध्यान आया काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, ठीक है। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो बताओ मुझे, जब पाथ इंडिपेंडेंट वर्क हो गया, तो अगर बॉडी ने यहाँ से चलना शुरू किया, पॉइंट ए है सपोज, ये पॉइंट कोई ए है और ये पॉइंट कोई बी है, राइट। तो बॉडी ने किसी भी तरह से ये किसी भी पाथ से कैसे भी गए और यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। और दूसरा फिर यहाँ, ये तो इधर गया, तो सपोज ये WAB वर्क हुआ इसमें, और ये यहाँ से चल के ऐसे कुछ भी करके और ये वापस आ गए ऐसे, सपोज इसमें WBA वर्क हुआ। तो अब ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या कर रहा हूँ मैं, कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पाथ से गए हो, आपका जो वर्क डन होगा ये सिंपल A से B के रेस्पेक्ट में डिफाइन होगा। और ये WAB अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहे हो, इस डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स, अगर ऐसे लग रहा है तो WAB प्लस का हो जाएगा, और इसके अपोजिट में हो रहा है, वापस आए हो तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। दैट मीन्स WAB माइनस, अगर दोनों का सम करें, माइनस ओके इसको लिख लेते हैं, प्लस WBA इज इक्वल टू क्या आएगा, WAB, और ये किसके, ये माइनस ऑफ इसके इक्वल है ना, हम कह सकते हैं इसको इज इक्वल टू WAB, ये है, राइट। ओके ये माइनस, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, ये कंफ्यूजन की स्थिति आ सकती है आपको, तो चलो मैं इसको मिटा देती है, ये WBA है, ये किसके इक्वल है, ये कह सकते हो माइनस AB के, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस WAB, दैट मीन्स इट इज़ 0। नेट वर्क डन कितना आ गया हमारा, W इज इक्वल टू 0। मतलब साइक्लिक पाथ जो हो गया, अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्स है तो साइक्लिक पाथ पर वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन 0 हो गया, साइक्लिक पाथ वर्क डन हो गया आपका W इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये कैसे, क्या मतलब है इसका, ये क्या सर, ये तो आपने कुछ डिफाइन कर दिया, इसका मतलब क्या होता है पता नहीं है, समझ में नहीं आया है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। देखो ये हम लेते हैं सपोज कि यहाँ पर ये हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पे हमने एक बॉल ले ली, ठीक है, एक बॉल ली, ये बॉल है बेटा जिसका मास m है, सर्कल नहीं बन रहा, जिसका मास m है, क्या है, m है, और ये बॉल हमने किसी, इसको v वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी कुछ, ठीक है, और ये हमारे इस पॉइंट तक आई, और बॉल ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 हो गई, क्या हो गई, 0 हो गई, और इसने h डिस्टेंस कवर की, इसमें कितनी डिस्टेंस कवर की, h। अब मुझे बताओ, अगर मैं बॉडी को मतलब इस बॉडी को ही कवर करूं ना, इसको ही कंसिडर करूं मैं, अभी मैं ग्राउंड वगैरह कुछ नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एक बॉडी को ले रहा हूं, m मास की, जो इस m मास है ना इसका, हाँ m मास है इसका, तो इसको मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ से इस पर mg कहाँ लगेगा बेटा, ऑब्वियसली mg ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पर, हमने v वेलोसिटी से वेलोसिटी इम्पार्ट की है, तो और तो कोई फोर्स है नहीं, केवल mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, राइट। हमारा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारा ऊपर की तरफ है, अगर हम x माने इसको, या s मान लो, x में तो कन्फ्यूज हो जाओगे आप, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लेते हैं ना सर, हाँ।
एक्स तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं, राइट। तो ये हो गया, और हम हाइट में मान जा रहे हैं तो एच भी मान सकते हैं इसको, टोटल हाइट एच है। तो वर्क डन जो एम जी की वजह से जो वर्क होगा, है ना, ये पॉइंट मान लेते हैं हम ए पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, हम ये लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये पॉइंट जो था ये हमारा ए पॉइंट है, और यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट इसका बी पॉइंट है। तो ए से बी जाने में, है ना, मैं पूछ रहा हूँ कि जो डब्ल्यू होगा, वर्क होगा किससे, एम जी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, राइट। कहाँ से, ए से बी जाने में, ये कितना होगा। तो डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, सीधी सी बात है सर कि फोर्स एम एफ एस कोस थीटा। तो एफ क्या है हमारा, देखो एफ एस कहाँ पर है, एस की डायरेक्शन ये वाली है, एम जी की डायरेक्शन नीचे वाली है। दैट मीन थीटा कितना हो गया, 180 हो गया बेटा, ठीक है। सो एफ कितना है, एम जी है, एम जी, और एस कितना हुआ टोटल हमारा एस एच के बराबर हो गया, ए से बी तक, है ना। सो ये एच और कोस 180 डिग्री। सो ये हो गया माइनस एम जी एच। क्लियर है, बिल्कुल, कोई डाउट इसमें। वैसे भी हम पहले भी कर चुके हैं कि वर्क डन कैसे निकालते हैं, किसी भी फोर्स की वजह से वर्क कैसे निकालते हैं, ये हमने लेक्चर पहले से कर रखे बेटा, दो लेक्चर कर रखे हैं स्पेशली वर्क डन पे। तो आप अगर बाय द वे आपने मिस कर रखे हैं, वो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो आप उनसे एक बार जाके सीख सकते हैं, उन लेक्चर्स में सीख सकते हैं। अब वापस बॉल नीचे आना शुरू हो गई, राइट, हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच गई, वापस आना शुरू हो गई। तो अब मुझे बताओ कि बी पॉइंट से वापस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ना, चलो पेन चेंज करते हैं, ओके। सो बी पॉइंट से वापस हम क्या कर रहे हैं, वापस नीचे आ रहे हैं, ए पॉइंट पे आ गए, वापस ए पॉइंट पे आ गए। और देखो ऊपर जिस हाइट तक गई थी, तो यहाँ पे वेलोसिटी आपकी 0 हो गई थी। हम कह सकते हैं v 0, और जब ये वापस आएगी तो वापस क्या होगा बेटा, वापस v वेलोसिटी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी ना। हाँ, तो देखो खैर ये बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है। पहले हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने ऊपर जाते टाइम वर्क कितना किया और वापस नीचे आते टाइम वर्क कितना किया। तो देखो इसने कितना क्या किया, और हम इसको बॉडी मान रहे थे, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे लिए क्या हो गया, एक्सटर्नल फोर्स हो गया बेटा, ठीक है। हाँ, तो ये देखो क्या हुआ, बताओ मुझे एक बार। आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क आपका बी से वापस नीचे ए पर आ रहा है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन हमारी नीचे एम जी की तरफ, और जो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि एच की जो डायरेक्शन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, वो भी नीचे की तरफ है। तो दोनों में एंगल कितना हो गया, फोर्स तो हमारा एम जी इंटू एच, वापस एच डिस्टेंस कवर की इसने, ठीक है। हाँ, और कोस थीटा कितना आएगा बेटा, यही तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ में, और यही आपकी एम जी की डायरेक्शन है। सो ये 0 डिग्री, सो ये कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। सो ये वर्क आ गया हमारा एम जी एच, मतलब डब्ल्यू ए बी हमारा आया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से माइनस एम जी एच, और डब्ल्यू बी ए हमारा आ गया एम जी एच। क्लियर है। तो ये जो हो गया, बताओ मुझे दोनों का अगर हम नेट वर्क निकाले, डब्ल्यू नेट किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो वो क्या हो गया, दोनों का सम कर देंगे, डब्ल्यू जी ए बी प्लस डब्ल्यू जी बी ए, दोनों का सम कर देंगे ना। हाँ, ये क्या आ गया, माइनस एम जी एच प्लस एम जी एच, सम कितना हो गया, 0। दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ है ना, हाँ, ये तो हमने उसको मान के किया। तो अगर हम इसको सिस्टम मान लेते हैं, किसको, ग्राउंड को और बॉल को, ग्राउंड को और बॉल को सिस्टम मान लेते हैं, तो एम जी क्या हो गया, एम जी आपका इंटरनल फोर्स हो गया। इसने बॉल पे जितना फोर्स लगाया, किसने, अर्थ ने जो लगाया, वो एम जी है, और बॉल ने भी अर्थ पे कितना फोर्स लगाया बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, न्यूटन थर्ड लॉ, तो वो भी आपका एम जी लग रहा है। तो हमने पहले लास्ट लेक्चर में ये भी डिस्कस किया था कि जो इंटरनल फोर्स होते हैं, इंटरनल फोर्स वो किस में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, पेयर्स में होते हैं, चाहे कंजर्वेटिव हो या नॉन कंजर्वेटिव हो, कोई भी फोर्स हो, इंटरनल फोर्स हो गया जो सिस्टम में काम कर रहा है, इंटरनल फोर्स है, वो आपके पेयर्स में होते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से। राइट, क्लियर है कि नहीं, भूल तो नहीं गए थे, ध्यान करो। हाँ, अगर बाय द वे फिर भी अगर कोई वो हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो लास्ट लेक्चर को जाके एक बार रिवाइज करो, जाके देखो, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ वाले लेक्चर को एक बार रिवाइज करो जाके, राइट, ओके।
तो ये देखो क्या हो गया आपका, हमने देखा कि अगर हम ये बात करें कि भाई ये ग्राउंड, अब हमने सिस्टम देखा, सिस्टम है ना, सिस्टम में हमने क्या लिया, सिस्टम में हमने बॉल प्लस ग्राउंड या अर्थ कह सकते हो, क्या अर्थ प्लस अर्थ। तो आपका mg अब क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया। और हमने देखा इंटरनल फोर्स जब ये बॉल चेंज हो रही थी, वापस अपनी पोजीशन, मतलब बॉल गई और वापस अपनी पोजीशन पे वापस आ गई, तो कैसा पाथ बन गया, ये ऊपर गई और वापस आ गई, ठीक है, वापस उसी पॉइंट पे आ गई बेटा। तो ये ऊपर और ये नीचे, तो मतलब साइक्लिक पाथ बन गया ना। हाँ, साइक्लिक पाथ का मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ सर्कुलर होना चाहिए। साइक्लिक पाथ का मतलब है कि जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पर आप वापस आ गए हो। तो जहाँ से हमने शुरू किया था ए पॉइंट से, ए से बी गए, बी से वापस आ गए। तो हमने देखा कि इसमें ऊपर जाने में जो वर्क हुआ वो प्लस वापस आने में जो वर्क हुआ mg की वजह से, किसकी वजह से, mg की वजह से, तो वो क्या हो गया, दोनों, एक mgh आया माइनस mgh, एक mgh आया, दोनों को प्लस किया तो 0 हो गया। दैट मीन्स ये जो mg फोर्स है ये कैसा हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कैसा हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया बेटा, ठीक है। हाँ, समझ में आई बात। तो आपका mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और हम किसकी बात कर रहे थे, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे थे ना। हमने क्या बात की थी कि हाँ, हमारा जो नेट वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वो कितना होता है, वो साइक्लिक पाथ पर 0 होता है, ठीक है। हाँ, और कौन से कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स आपके स्प्रिंग फोर्स होते हैं, स्प्रिंग फोर्स है ना, फोर्स ड्यू टू एक्सटेंस, इलोंगेशन और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, राइट, स्प्रिंग फोर्स। तो ये देखो ये क्या होता है, हमने ये भी वर्क डन वाले लेक्चर में हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि स्प्रिंग से कितना वर्क होता है, ठीक है। अगर बाय द वे आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाके वो लेक्चर देखो बेटा। तो ये हम कह रहे हैं WS स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग की वजह से फोर्स होता है। ये हमारा फॉर्मूला हमें काम ड्राइव किया था, XI² माइनस X फाइनल स्क्वायर। K स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है और XI इनिशियल आपका इलोंगेशन या कंप्रेशन है, X फाइनल आपका फाइनल इलोंगेशन या कंप्रेशन है। अगर मान लो एक स्प्रिंग को हमने नेचुरल लेंथ से XI, अगर ये चलो नेचुरल लेंथ की बात करते हैं, नेचुरल लेंथ का अगर कॉन्सेप्ट आपको अभी भी कोई डाउट है तो बेटा वो लेक्चर आपको वर्क वाले जो पहले वाले लेक्चर हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, उसमें सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है, ठीक है। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि नेचुरल लेंथ है, नेचुरल लेंथ का मतलब क्या हो गया कि XI जो है उसका 0 है और हमने X डिस्टेंस से हमने स्प्रिंग को क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया। क्या किया, जैसे सपोज ये स्प्रिंग है ना, ठीक है, यहाँ पर ये स्प्रिंग है ऐसे, और यहाँ पर एक आपका मास अटैच्ड है, बॉल, ये अटैच्ड है। अब इसको हमने स्ट्रेच किया कोई फोर्स से, ठीक है, हाँ स्ट्रेच कर दिया, तो ये क्या हुआ बताओ, ये यहाँ पर आ गया। इनिशियली ये नॉन स्ट्रेच कंडीशन में था, तो ये नेचुरल लेंथ थी इसकी, यहाँ से और यहाँ तक ये क्या थी, नेचुरल लेंथ L थी, ठीक है। और X कितना है, X यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पर देखो फिर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच हो गई ये, सो ये XI हो गया, XI 0 और यहाँ पे X फाइनल हो गया। तो X फाइनल कितना है, सपोज ये डिस्टेंस X है ये वाली, तो ये X हो गया, ठीक है। तो इसमें वर्क डन कितना हो गया बताओ मुझे, स्प्रिंग ने कितना वर्क किया। स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है वो ये होता है बेटा, ओके। सो स्प्रिंग का वर्क डन, ये सपोज कंडीशन A है हमारी मास की, ये आपकी B है, तो स्प्रिंग ने इस पर कितना वर्क किया, ये हमारा स्प्रिंग की वजह से वर्क डन हुआ, वो हमारा एक्सटेंशन, स्प्रिंग की एक्सटेंशन में है ना, एक्सटेंशन की वजह से जो वर्क हुआ वो K XI क्या है 0 माइनस X फाइनल, X है वो तो X स्क्वायर हो गया। तो दैट मीन्स 1 to A to B कह लेते हैं इसको, राइट। सो ये माइनस हाफ K X स्क्वायर आ गया, ये WAB है। जब हमने इसको A से B तक स्प्रिंग को क्या किया, एक्सटेंड किया, इलोंगेट किया, राइट। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको छोड़ दिया, कोई फोर्स नहीं, हमने छोड़ दिया इसको, तो ये वापस आएगी स्प्रिंग फोर्स, इसको क्या करेगा, वापस खींचेगा।
वापस खींचेगा, वापस पुल करेगा तो वापस सपोज इसी पोजीशन पे आ गए, नेचुरल लेंथ पे आ गए। तो यहाँ से ए पॉइंट से हमने शुरू किया था, बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट से वापस आ गए। ये मतलब एक्सटेंशन जो था ना, हाँ ये नेचुरल लेंथ थी, यहाँ तक ये बेटा स्प्रिंग यहाँ तक आ जाएगी, राइट, हाँ ये पॉइंट तक आ जाएगी। तो ये स्प्रिंग का एक्सटेंशन आ गया, राइट। कितना एक्सटेंशन है, एक्स है, इलोंगेशन कह सकते हो, एक्सटेंशन कह सकते हो, जो भी करना चाहो। और वापस फिर बी से यहाँ से हमने इसको छोड़ा तो ये कहाँ पे आ गए, वापस ए पर आ गई। तो अब बताओ डब्लू बी ए, चलो इंक चेंज करते हैं, ओके, डब्लू बी ए है ना, डब्लू बी ए स्प्रिंग के केस में क्या आएगा बेटा, वही फॉर्मूला, वही के इंटू एक्स आई। एक्स आई कितना है यहाँ पर देखो, एक्स आई हमारा एक्स है, हाँ एक्स है ना, ये एक्स है। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल था ये, तो ये एक्स था, और वापस आया तो यहाँ पे एक्स 0 हो गया। सो ये 0, सो ये हमारा आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। सो टोटल वर्क डन जो हो गया ए से बी जाने में और बी से वापस आने में, किस पे, स्प्रिंग की वजह से। तो स्प्रिंग की वजह, स्प्रिंग फोर्स की वजह से जो टोटल वर्क डन हुआ वो बताओ कितना हो गया, टोटल वर्क डन डब्लू नेट कहें इसको हम, तो ये डब्लू ए बी प्लस डब्लू बी ए, यही हो ना बेटा, हाँ। तो ये माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये प्लस का के एक्स, हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी नेट कितना हो गया, 0। दैट मीन्स स्प्रिंग फोर्स साइक्लिक पाथ पर कितना वर्क करता है, 0। समझ में आई बात, हाँ, मतलब जितना वर्क उसको यहाँ पर आने में किया, ए से बी आने में किया, वापस बी से उसका माइनस टाइम्स कितना हुआ, बी से ए वापस जाने में हुआ। समझ में आई बात। तो नेट वर्क कितना हो गया साइक्लिक पाथ पर, 0। तो स्प्रिंग फोर्स क्या करता है बेटा, स्प्रिंग फोर्स आपका नेट वर्क जो होगा साइक्लिक पाथ पे वो 0 है। दैट मीन्स कि स्प्रिंग फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, हाँ। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। तो हमने 2 कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ लिए, कौन कौन से, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स देख लिया हमने, दूसरा आपका क्या है, स्प्रिंग फोर्स हमने देख लिया, ठीक है। चलो इसको इरेज नहीं करते हैं, नेक्स्ट उस पर चलते स्लाइड पे, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, हमें ये कॉपी करनी पड़ेगी, राइट, ओके। चलो यहाँ पे अब इसमें इरेज कर लेते हैं नए पेज पे, और स्लाइड्स और ले लेते हैं इसमें। राइट, हाँ चलो ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ इसमें क्या हो रहा है, स्प्रिंग का देख लिया हमने। अगर हम 2 चार्ज पार्टिकल की बात कर ले, क्या करें, 2 चार्ज पार्टिकल की बात कर ले, तो सपोज मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ आता है, जब चार्ज पार्टिकल हो। ये हमारा सपोज कि स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर 2 चार्ज पार्टिकल है, क्या है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, ये फिक्स है, सपोज इस पर प्लस Q चार्ज है, राइट, और यहाँ पर एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, सपोज ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर माइनस Q चार्ज है। कितना चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, राइट। अब प्लस और माइनस चार्ज हो गए तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर हम इस पर करेंगे, ये तो फिक्स है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन इस पर क्या होगी, ये वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी। और हमने क्या काम किया कि इसको वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, कुछ v वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, ठीक है। कैसे, v वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, इस पर फोर्स लगाया, और ये क्या किया, यहाँ से सपोज यहाँ से और यहाँ तक आ गया, राइट, यहाँ से इसकी पोजीशन यहाँ पर आ गई। तो इसने लेट अस अज्यूम कि इसने एस डिस्टेंस कवर कर ली यहाँ तक, और यहाँ पर आने के बाद में क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, 0 हो गई ना, क्योंकि फोर्स तो इधर काम कर रहा है, मतलब एक्सलेरेशन तो इधर है इसका, इसकी वजह से अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वजह से, राइट। तो ये हम कह सकते हैं जो भी वर्क आएगा बेटा इसमें ना, हाँ, अब क्योंकि फोर्स चेंज होगा, डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता है, तो हम लेट अस अज्यूम कि जो एवरेज फोर्स है इनके बीच में यहाँ से यहाँ तक, उसकी वजह से एफ एवरेज फोर्स आ गया, ठीक है। हाँ, मैं उसमें डिटेल इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेल में नहीं जाना चाह रहा अभी ना, क्योंकि 11th क्लास के बच्चे होंगे, 9th क्लास के बच्चे होंगे, और वो इसको आप ठीक से समझ नहीं पाओगे, तो इसके लिए, और वो टॉपिक आपका 12th में आएगा, 12th में आप पढ़ोगे। तो मैं कह रहा एवरेज फोर्स हमने एफ ले लिया, और एवरेज ये क्या हो गया, एस हो गया।
तो यहाँ से वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी, तो ये वापस चल पड़ेगा इसके बाद में। तो यहाँ से ए, सपोज ये पॉइंट ए है आपका, ए पॉइंट है ये, ठीक है, हाँ ये पॉइंट आपका ए है, तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा बी है, ये पॉइंट ए है। तब तो ए से बी तक जो वर्क हुआ वो हम एवरेज फोर्स जो भी कुछ आया बेटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, सो ये हमारा आया वर्क हमारा WAB, ये हो गया FS। लेकिन देखो F की डायरेक्शन ये है, S की डायरेक्शन ये है यहाँ पर, तो ये क्या आएगा -FS आएगा, राइट। अभी ये मत करना कि सर FS या इसकी वैल्यू क्या होगी ना, मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं एक एवरेज फोर्स ले लिया दोनों इसके बीच में, क्योंकि फोर्स की वैल्यू भी आपके वेरी करेगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे B से वापस यहाँ पर आ गया, किसकी वजह से, क्योंकि ये इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो एक्सट्रैक्शन है इसमें इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हुआ बेटा, जब वापस आया WBA वर्क हो गया, सपोज B से वापस A पर आने के लिए, तो यहाँ पर भी फोर्स तो चेंज हुआ नहीं, फोर्स तो उसी हिसाब से चेंज हो रहा है, यहाँ पे कम था फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, वापस आते टाइम प्रीवियस केस में क्या था, मतलब A से B जाने में यहाँ पे ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम होता गया ना, वेलोसिटी भी कम होती गई, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली वेलोसिटी 0 हो गई और उस फोर्स ने इसको वापस खींचना कर दिया, तो फोर्स वापस बढ़ने लग गया और एस भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स अभी फोर्स की डायरेक्शन भी ये भी है और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, इस डायरेक्शन में ही है, तो वही फोर्स एवरेज वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, तो ये क्या हो गया, और वापस आएगा तो इसकी वेलोसिटी भी कितनी एक्वायर कर लेगा, वापस v वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, v वेलोसिटी यहाँ पर आने पर एक्वायर कर लेगा, किसकी वजह से बेटा, इस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, FS हो गया। अब देखो नेट वर्क डन क्या हो गया, दोनों को जोड़ दो, दोनों का सम कर दो, -FS + FS 0, यानी इस केस में भी आपका जो क्या हो गया, नेट वर्क डन हो गया ना, हाँ, मतलब साइक्लिक पाथ पर A से B आने में और B से वापस A जाने में नेट जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, 0। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं, चार्ज पार्टिकल जो फोर्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, आपके कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब समझ में आ गया बेटा, अब तो उम्मीद है कि अब कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ यार, हम इसको डिलीट क्यों कर रहे हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने क्या दिया था, हमने क्या देखा था, हमारी इक्वेशन आपकी WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल के। तो हमने कंजर्वेटिव फोर्स तो डिफाइन खूब अच्छे से डिस्कस कर लिया है, राइट। अच्छा, 3 फोर्स तो हमने कर लिया, कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन से होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स आपके, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा हमने अभी कर ली। उसके बाद में ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज वाला, ठीक है, ये 3 फोर्स हो गए। अच्छा, WNC में क्या आता है, नॉन कंजर्वेटिव जो इंटरनल फोर्स है। देखो फ्रिक्शन क्या हो गया, अगर आपका अकेली बॉडी को देखें हम तो उसमें फ्रिक्शन आता नहीं है। फ्रिक्शन कब आएगा, हमेशा कब आएगा, जब 2 बॉडी होंगी, इंटरनल फोर्स होगा दोनों बॉडी के बीच में, है ना, दोनों का इंटरनल फोर्स है। एक पर यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में, अगर ये इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे मूव कर रही है तो इस पर आपका फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो दूसरी बॉडी हो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, राइट। क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेंगे बेटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव, लेकिन कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्स है। कैसा हो गया आपका, नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन फोर्स, ये आपका नॉन कंजर्वेटिव हो गया। और जो एक्सटर्नल फोर्स हो गए हमारे, एक्सटर्नल फोर्स तो आपके कैसे भी हो सकते हैं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, किस तरह के हो सकते हैं। ये हमारे एक्सटर्नल फोर्स F कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट फोर्स भी हो सकता है ना। कांस्टेंट में आपका 1D भी हो सकता है और 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, ठीक है। और ये वेरिएबल भी हो सकता है, F क्या हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, F एक्सटर्नल, है ना, हाँ, ये वेरिएबल भी हो सकता है। तो वेरिएबल के केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स अगर आपका कांस्टेंट हो, 1D में हो, तो उसमें फोर्स कैसे, मतलब वर्क डन कैसे निकालते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आपका 2D या 3D फोर्स हो तो उसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं, कैसे वेरी करता है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ हमने लास्ट क्लास में इसको टच किया था और पहले हम 2 लेक्चर इस पर कर ही चुके हैं। तो आपको वो लेक्चर भी अगर आप ठीक से देखते हो, समझते हो,
तो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि भैया अगर आपका ये कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, ये आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के से वर्क हो गया, और ये एक्सटर्नल फोर्स जो भी है उसकी वजह से फोर्स हो गया। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स आपका क्या होगा, देखो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका क्या होगा, अर्थ के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो वो कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ्रिक्शन जो आपका स्प्रिंग फोर्स है ये आपका वेरिएबल है, ये कैसा है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ये वेरिएबल है, वेरिएबल है ना, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज़्यादा आपका एक्सटेंशन, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन उतना ही फोर्स उसी हिसाब से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका कैसे है, ये भी वेरिएबल है बेटा। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि जो बीच में डिस्टेंस है, चार्ज के बीच में डिस्टेंस है, उन पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो फोर्स हो गया ये तो सिंपल आपका कांस्टेंट फोर्स, तो सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और उनके जो बीच में जो एंगल है उस पर डिपेंड करेगा, राइट। यानी mg को क्या करेगा, ये तो mgh प्लस का रहेगा या माइनस करेगा, सिंपल सी बात है बेटा, है ना। और दूसरा स्प्रिंग फोर्स आपका, ये हमारा किससे निकालते हैं हम, स्प्रिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम पहले कर चुके हैं, पहले लेक्चर में कर चुके हैं, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा ना। ये हमारा इंटीग्रेशन वाली बात है, जहाँ पे वेरिएबल फोर्स आ गए तो ये सब इंटीग्रेशन आता है इनमें। क्या आता है, इंटीग्रेशन की हेल्प से करते हैं, ठीक है। और इसमें भी वेरिएबल फोर्स होंगे, वो भी उसकी वजह से भी जो वर्क डन निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे। जो आपका 1D में फोर्स आ गया तो सीधा मल्टीप्लाई एफ डी आर कोस थीटा, और अगर आपका 2D में और 3D में है, अगर ये वाला कंडीशन है तो फिर वेक्टर आ जाएगा बेटा, वेक्टर की हेल्प से, है ना। ये कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर की हेल्प से, समझ में आ गई बात। हाँ, ये वेक्टर होगा, वेक्टर में क्या होगा, वही आपका फोर्स आपका 2D में है, जैसे मान लो मैं फोर्स की बात करूँ, फोर्स आपका हो गया एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे, और आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी आर को भी ऐसे लिखेंगे। यानी कि अगर मान लो कोई दो पोजीशन दी हो तो डी आर को निकाल लेंगे R2 माइनस R1, मतलब R1 इनिशियल और R2 फाइनल आपकी, राइट। और ये सपोज ये आ रही है डी आर, ये हमारी क्योंकि किस में 2D में है तो डी एक्स आई आएगी, एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, प्लस डी वाई जे, फोर्स दो डायरेक्शन में तो भाई बेटा डिस्प्लेसमेंट दो डायरेक्शन में होगा। तो इनकी वजह से जो वर्क होगा वो होगा एफ डब्ल्यू, किसकी वजह से, आपका 2D और 3D वाले है ना, हाँ, एफ डॉट डी आर। और अगर मान लो इसमें भी, चलो ये मान रहे पहले तो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, हाँ, इस तो ये एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा बेटा, प्लस एफ वाई डी वाई आ जाएगा, डी वाई आएगा, ठीक है। अगर ये भी वेरिएबल फोर्स हो, ये भी एफ एक्स जो है ये एक्स के टर्म्स में हो, कुछ एक्स के साथ में वेरी कर रहा हो, एफ वाई आपका वाई के साथ में कुछ वेरी कर रहा हो, तो बेटा फिर इंटीग्रेशन आएगा, इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। वही इसमें x1 से x2 जो भी कुछ लिमिट है वो x1 से x2, और इसमें आपका y1 से y2, जो भी y1 से y2 डिस्प्लेसमेंट है ना y डायरेक्शन में, वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अलग अलग केस में फोर्स को जो भी फोर्स है उसके हिसाब से वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने समझ लिया। इसमें बात क्लियर हुई, समझ में आई बात, नहीं आई। अब एक कॉन्सेप्ट और बच गया आपका, ये भी आ गया कि आपका जो क्या है कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कैसे काम करते हैं ना, कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है वो। अगर हम ये कहें कि सर ये इसमें साइक्लिक पाथ पे देखो फ्रिक्शन का केस बच गया ना, हाँ चलो फ्रिक्शन भी नॉन कंजर्वेटिव क्यों है ये डिस्कस कर देते हैं। अब ये सोचो, ओके, ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक को हमने ऊपर पुश कर दिया कुछ v वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से पुश कर दिया बेटा। तो अब मुझे बताओ इस पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। देखो यहाँ पर ये आपका रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑब्वियसली इधर काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अगर इसका मास m है तो देखो mg तो नीचे काम करेगा, mg, और ये एंगल अगर थीटा आ रहा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं हम, थीटा, तो ये आपका mg कोस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा, ये n हो जाएगा। हमने बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किए हैं सब केस, किसमें, आपके एनएलएम में। ये जो कंपोनेंट होगा फोर्स का mg की वजह से, ये हमारा mg साइन थीटा होगा बेटा,
तो ये तो पहली स्टेप है जब आपको फोर्स के कंपोनेंट कैसे ले रहे हैं, मतलब अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो उस पर किस तरह से फोर्स काम करते हैं, ये आपको पहला स्टेप है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे काम की चीज़ क्या है इसमें, काम की चीज़ ये है कि हमारा, क्योंकि ये तो, और डिस्प्लेसमेंट हमारा किस डायरेक्शन में है बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द प्लेन ही होगा बेटा, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, सपोज ये पोजीशन आपकी ए है, ए पोजीशन है, और फाइनली यहाँ पे बी पोजीशन पे पहुँच जाता है पार्टिकल, किस पे, बी पोजीशन पे, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, ये एस मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इसका, राइट। तो फाइनली पार्टिकल क्या हुआ, यहाँ पर गया और यहाँ पे आके रुक गया पार्टिकल, या ब्लॉक कह लो, बॉडी कह लो, कुछ भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या मानते हैं इसको, पॉइंट मास मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आया, अब यहाँ पर आके रुक गया, तो उसने वापस फिर वापस आना शुरू कर दिया। सपोज हम वापस भी आ रहे हैं, ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे, इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और दूसरा mg sin थीटा, है ना। mg sin थीटा किसका कंपोनेंट है, जो mg का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट तो आपका डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में है, फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो दोनों में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स जब परपेंडिकुलर हो गए, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा बताओ, अगर थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है, याद है कि भूल गए, याद दिलवाना है। थीटा की वैल्यू आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में है एंगल थीटा, तो अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री हो तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा बेटा। तो यही तो हो रहा है यहाँ पर, देखो mg cos थीटा आपका क्या है, एस की डायरेक्शन ये है इंक्लाइंड प्लेन, और ये इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है mg cos थीटा, तो इसकी वजह से जो वर्क होगा वो 0, राइट। एन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी वजह से भी जो वर्क होगा वो 0, तो बच कौन से गए बेटा, mg को कंपोनेंट ले लिए, तो इसको तो हम भूल जाएंगे। अब जैसे हमने कंपोनेंट लिए तो इसको हम भूल जाओ, जिसके कंपोनेंट, जिस फोर्स के आपने कंपोनेंट ले लिए, तो आप कंपोनेंट पे ही काम कर रहे हो, कंपोनेंट को ही कंसिडर करोगे, तो उस फोर्स को भूल जाना बेटा। जब भी आप मैकेनिक्स में जो भी काम कर रहे हैं ना, हाँ उसमें ध्यान रखना ये बात को। तो फोर्स कौन से बचे, एक तो फ्रिक्शन फोर्स बच गया, और एक आपका mg sin थीटा बच गया, राइट। दो ही फोर्स बचे ना। हाँ, अगर मैं ये कहूँ mg sin थीटा की वजह से जो वर्क हुआ, देखो, अच्छा इसमें एच में भी कंफ्यूज मत होना, अगर ये थीटा है तो ये भी ध्यान रखना, चलो वो बाद में बता देंगे। हाँ, तो ये देखो, इसकी वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में इसने वर्क किया, जो इसमें दोनों ही फोर्स आ गए ना, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ गया बेटा। तो ये बताओ मुझे, WAB किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क हुआ वो क्या हुआ, mg sin थीटा नीचे की तरफ, एस ऊपर की तरफ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से लेके ए से लेके बी तक कितना है, एस है, ठीक है। तो ये हो गया mg sin थीटा इंटू एस, दोनों में कितना है एंगल, 180 डिग्री का है बेटा, राइट, क्योंकि mg की डायरेक्शन ये है और एस की वो है एस की, तो माइनस mg sin थीटा हो गया। अब देखो इसकी वजह से वापस में देख लेते हैं, जब पार्टिकल वापस आ गया, कहाँ से, बी से, और वापस आ गया, तो ये बी ए, ग्रेविटी की वजह से कितना फोर्स, कितना वर्क हुआ, ये देखो, ये बात करो, वापस mg sin थीटा ही लग रहा है, ऑब्वियसली फोर्स तो वही रहेगा, mg वैल्यू थोड़ी चेंज करता है। सो mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा हो गया। अब इसके साथ में आपका डिस्प्लेसमेंट देखो, वापस b से a आ गया, तो वापस वही s डिस्प्लेसमेंट हो गया, s इंटू एस। अब मुझे बताओ कोस थीटा आएगा ना, हाँ कोस थीटा, थीटा कितना है बेटा, एस की डायरेक्शन भी यही है और mg sin थीटा की डायरेक्शन सेम है, तो कोस थीटा 1 हो गया, तो 1 ही लिख देंगे। तो दोनों का सम करोगे तो कितना आ देगा, ये दोनों का सम आपका 0, यानी कि कैसा हो, mg तो कंजर्वेटिव फोर्स है, बिल्कुल सीधी इस बात है। अब हम फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन निकालते हैं, ए से बी तक जाने के लिए, है ना। हाँ W, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं ताकि आप कंफ्यूजन में ना आए, फ्रिक्शन हम वाइट पेन से करते हैं, ठीक है, ओके। सो W ए से बी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, हाँ फ्रिक्शन। तो देखो वही एस डिस्टेंस कवर की, फोर्स कितना है इस पे, एफ है, सपोज एफ है, हम इसकी वैल्यू और कुछ नहीं ले रहे, म्यू mg cos थीटा वगैरह कुछ नहीं ले रहे, हम सीधे सिंपल एफ, स्मॉल एफ ले रहे हैं ना, ठीक है। तो फोर्स वर्क डन कितना हुआ, एफ एस कोस थीटा, कोस थीटा, इसको थीटा कन्फ्यूज मत होना, एफ और एस के बीच का एंगल है वो, ठीक है। हाँ, ये थीटा मत समझना कि ये थीटा कह रहे हैं सर, थीटा की वैल्यू 0 मतलब 180 या फिर 0 डिग्री की बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा। वापस देखो यहाँ पे गया तो क्या होगा, एफ इधर लग रहा है, एस आपका इधर है, तो एंगल कितना हो गया, 180 हो गया दोनों डायरेक्शन के बीच में। सो ये ऊपर जाते टाइम माइनस एफ एस वर्क आया, राइट। अब देखो यहाँ पर आ गया पार्टिकल,
अब जब यहाँ पर है तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कैसे लगेगा? बेटा फ्रिक्शन तो हमेशा ही वेलोसिटी का रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, और इसकी मोशन कहाँ पर है? इसकी मोशन इसके रिस्पेक्ट में इस साइड इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन आपका ये लगेगा, राइट। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? वही लगेगा म्यू एम जी कोस थीटा। यहाँ पर भी म्यू एम जी कोस थीटा लग रहा है, क्योंकि एन के इक्वल क्या है? एम जी कोस थीटा है, राइट। ये तो कितनी बार कर चुके हैं एनएलएम में, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताओ डब्लू आपका, नहीं वाइट से लिखते हैं इसको भी, ओके। डब्लू बी ए किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, वो कितना होगा? अब देखो फ्रिक्शन ये है, ये डायरेक्शन फ्रिक्शन की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब की डायरेक्शन ये चेंज हो गई, इधर आ गया। तो एफ आपका एस डिस्प्लेसमेंट बी से ए तक, और थीटा कितना हुआ? फोर्स की डायरेक्शन ये, फ्रिक्शन फोर्स की, और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ये, तो 180 माइनस एफ एस, वही माइनस एफ एस। अब इन दोनों का जो सम करोगे नेटवर्क निकालने के लिए, कि भाई ए से बी तक साइक्लिक पाथ के लिए, ए से बी तक जाने में जो वर्क किया और बी से वापस ए तक आने में जो वर्क किया, तो नेटवर्क कितना आएगा बेटा? W इजक्वल टू -2fs आएगा। कितना आया? W इजक्वल टू -2fs, जीरो नहीं हुआ। समझ में आई बात? और हमने क्या कहा था कि अगर मान लो फोर्स की वजह से जो साइक्लिक पाथ पर, सेम फोर्स की वजह से है ना, उस फोर्स की वजह से साइक्लिक पाथ पर वर्क डन अगर जीरो हो जाए तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, अगर नहीं होता है तो वो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये, और इंटरनल फोर्स होना चाहिए, इंटरनल फोर्स ये ना फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों बॉडी के बीच में लग रहा है, राइट। मतलब दोनों का अगर इसको सिस्टम मान के हमने किया है, ऑब्वियसली सिस्टम इसमें क्या लिया हमने? इस ब्लॉक को, इस वेज को, प्लस किसको? अर्थ को। सिस्टम हमारा है ना, सिस्टम की अप्रोच अगर हम देखें, कंफ्यूज नहीं होना बेटा ज़्यादा, है ना। हाँ, ये सिस्टम की अप्रोच वैसे ज़्यादा काम आपके कब करती है? जब इंटरनल फोर्स की हम बात करें। अगर हम इसको ब्लॉक को भी अगर सिंगल मान लेते हैं, इस पर भी है ना, इसको मान लेते हैं सिंगल बॉडी, तो बिल्कुल हम ये तब भी अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में फ्रिक्शन फोर्स, एम जी वगैरह सब आपके एक्सटर्नल फोर्स आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स हो जाएंगे। कन्फ्यूजन है कोई? सिंपल सी बात बता रहा हूँ। अगर हम सिस्टम लेंगे, सिस्टम में क्या क्या लेंगे? बिल्कुल जो जिन भी ऑब्जेक्ट के बीच में इंट्रैक्शन है, तो इंट्रैक्शन किसके बीच में है? अर्थ के और इस ब्लॉक की वजह से एम जी फोर्स लग रहा है, तो अर्थ और अर्थ और ब्लॉक क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो गया? ये दोनों सिस्टम का हिस्सा हो गए, ठीक है। हाँ, सिस्टम कैसे कंसिडर करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। और आपका जो ब्लॉक है और वेज है, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, जो कि म्यूचुअली इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। हाँ, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ना, हाँ बिल्कुल। तो ये देखो इन दोनों के बीच में भी इंटरेक्शन है, मतलब तो ये भी दोनों सिस्टम का हिस्सा होंगे। तो तीन चीज़ें सिस्टम का हिस्सा हो गई हमारे, क्या क्या? इसके अलावा और कोई फोर्स है नहीं, किसी और फोर्स की वजह से कोई वर्क होगा भी नहीं, कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं इस पर। तो तीन चीज़ें हमारे